नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। तो एक बार फिर से आपके स्वागत करता हूं आपके इस चैनल विद्या चक्रा पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू किए थे। ठीक है, जिसमें हम इस अध्याय के प्रस्तावना यानी परिचय को समझे थे। ठीक है, अपने दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया था कि ये रासायनिक परिवर्तन है क्या। तो हमें पता चला कि जिससे कुछ नया बन जाए, एक नया पदार्थ का निर्माण हो, और यह परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, मतलब कि जो चीज बन गया फिर हम उसको मूल पदार्थ में नहीं ला सकते, और यही रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया आगे कहलाई। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, क्लियर कर देता हूं। जो रासायनिक अभिक्रिया एक तरीके का वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक, और जो रासायनिक परिवर्तन है एक तरीका का कारण है, प्रभाव। जैसे दूध से दही का बनना, अब दही बन गई, इसके लास्ट रिजल्ट को हम देख रहे हैं। ठीक, और हम जैसे अगर अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक, ये एक क्या है, एक प्रोसेस है। परिवर्तन भी है लेकिन एक प्रोसेस है। ठीक, उसी प्रकार जल का बनना, कोयले का दहन, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। साथ ही हम लोग यह भी देखे थे कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो रही होगी तो उसकी पहचान, ठीक, की तो वहां रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, यानी तापमान में गैस उत्सर्जन या निकास, और उसकी प्रकृति में भी बदलाव आ सकता है। ठीक, यहां तक क्लियर। आज की क्लास में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले देखते हैं, जैसे कुछ कनेक्ट करना चाहता हूं कि पहले क्या थी, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, और यही प्रोसेस में आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और इसी का संक्षिप्त विवरण कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक, और आगे यानी आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि रासायनिक समीकरण भी दो तरीके की होती है। ठीक, एक होती है संतुलित सॉरी, और दूसरा होता है असंतुलित। असंतुलित, ठीक है, जिसे हम कंकाली समीकरण भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके के फ्लो रहा, आज की क्लास में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कल डिस्कस किया था, प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जैसे इसमें जितना भी समीकरण में हमारे सूत्र आएंगे, केमिकल फॉर्मूला आएंगे, वो हमारे इस चैप्टर को थोड़ा टफ बना देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताया था कि इसको याद नहीं करना है। ठीक है, ये जितना भी आपको केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है इसको याद नहीं करना है। ठीक है, और ये काम की है बहुत, तो इसलिए हम आज इसको बनाना सीखेंगे। ठीक, ये जितनी आपको दिख रही है ये सब हम आज बनाएंगे। एक बार समझ लीजिएगा तो बना ले सकते। चलिए, तो इसके लिए मैंने होमवर्क दी थी कि हमें 1 से 30 तक तत्व के नाम याद हो कम से कम, और उसके प्रतीक और क्रमांकन सब याद हो। तो आज आपके लिए ये भी लाया हूं। ठीक, ये आपके 1 से 10 तक हो गया, और ये हो गई आपकी 10 से 20 तक। ठीक है, इसका क्रमांक और ये आपका प्रतीक दोनों याद होनी चाहिए।
चलिए तो आज हम वो चीज सीखेंगे जो हमारे केमिकल फॉर्मूला को आसान करेगी। ठीक है, चलिए तो पहले समझना होगा, जैसे होता है सबसे पहले आयन। क्या होता है? आयन। ठीक, ये किसी भी तत्व के ही होंगे। और एक होता है, अब आयन दो प्रकार के, एक धन आयन, ठीक है, और एक होता है ऋण आयन। ठीक है, धन आयन कब होगी? जब हम किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो, ठीक है, 118 है तत्व में ही धातु, अधातु, तत्व सभी आते हैं। अगर मैं किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन अगर निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, तो उससे वो धनायन बनेगी। और जब हम किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कोई तत्व, तो उससे वो ऋणायन बनता है। ठीक है, ठीक है। और यही जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या ग्रहण करते हैं, तो इससे किसी तत्व पर क्या आ जाता है? आयन आ जाता है। जब वो दान करेगा तो धन आयन। ठीक, अब धनी आदमी क्या करेगा? दान करेगा। ये आप इसे समझ लीजिए। तो इससे क्या हो जाता है कि किसी भी तत्व के ऊपर एक आयन आ जाती है, तब ये एक दूसरे के यानी विपरीत जो आयन होंगे, अब ये मिलकर एक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे जल का देखो तो जल में H2O रहता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन धन आयन है और ऑक्सीजन ऋण आयन है। ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड्स तैयार किए। उसी प्रकार आकर देखें नमक, साधारण नमक NaCl, तो Na आपका धन आयन है और Cl आपका ऋण आयन है। तो इतनी हमें अब समझ में आ रही धीरे धीरे कि ये आयन से ही मिलकर यौगिक बनता है, इसलिए हम उनको समझना चाहते हैं। अब बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तत्वों के, मतलब कि ग्रहण करना और निकालना, ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है? तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के, जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम ही, तो सोडियम चूंकि 11 नंबर पाता है। कितना नंबर? 11 नंबर। अब ये जो क्रमांक है ना, वो क्रमांक भरी नहीं है, ये बहुत कुछ बताता है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताता है, ठीक है, और प्रोटॉनों की भी संख्या बताता है। जब परमाणु क्या हो? तत्वों के उदासीन हो, तो ये आपके बताता है। तो सोडियम चूंकि 11 पाता है, तो इससे पता चलता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 9th क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत सीखे थे कि जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसका वितरण होता है, और वितरण कुछ इस प्रकार होता है कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक, और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक, और तीसरे में भी 8 ही भरे जाएंगे। तो अब इसके हिसाब से देखें तो कितना? एक ही बचा, 2 8 10 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 11 हो गया, ठीक। तो यहां पर जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे ऑर्बिट के सबसे बाह्यतम कोष वाला, ऑर्बिट के सबसे बाह्यतम कोष वाला। और ऑर्बिट के सबसे बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यही, इसी की बात हो रही है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन से धातुओं की बनती है, मतलब कि तत्वों की बनती है वैलेंसी। क्या बनती है? वैलेंसी, संयोजकता, ठीक। तो इसको थोड़ा याद कर ले, थोड़ा समझ ले। तो थोड़ा इजी के लिए समझा देता हूं कि जो धातु होगा, इससे यह भी पता चल जाता है कि इतने सारे तत्वों में कौन धातु है कौन अधातु है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो धातु जो होगा उसका संयोजकता बहुत इजी रहेगा कि संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, आप किसी भी तत्व के ले और परमाणु क्रमांक ले और उससे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे इलेक्ट्रॉन का, जो अंत में होगा वही इसका वैलेंसी हो जाएगी। यानी धातु के लिए तो इजी है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही आपका वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन जो अधातु होगी उसकी वैलेंसी कुछ इस प्रकार निकलेगी कि 8 में से हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा?
घटाना पड़ेगा। 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं, वैलेंसी पता करते हैं। देखें कैसे ले लूं, चलो ये ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक नंबर पे आया है तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता, वैलेंसी कुछ नहीं है, वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे ही पता चला कि उस पर कितना आयन है। ठीक, ध्यान से। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑर्बिट में भरेंगे तो वो एक ही हो जाएगी वैलेंसी, क्योंकि वायतम कोश में को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो एक हो जाएगी। हीलियम का देखें तो वो हो जाएगी कितनी, 2, कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर वैलेंसी का मतलब होता है कि धातु होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जितना है उतना। ठीक है, और अधातु होगी तो हमें 8 में से उतना घटाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 का 2 हो गया, इसलिए यहाँ हो जाएगी 0, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक ही बार वैलेंसी की बात करें। उसी के प्रकार लिथियम का देखें तो 3 नंबर पर आता है, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1, तो वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हो जाएगी संयोजी इलेक्ट्रॉन और यही हो जाएगी वैलेंसी। उसी प्रकार बेरिलियम के देखें तो 2,2, तो वायतम कोश में 2 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। उसी प्रकार अगर इसका देखें तो 2,3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, कार्बन के देखें वैलेंसी तो हो जाएगी 4। ठीक है, ऐसी आयन की बात नहीं होगी, आयन की ये काम नहीं करती है कार्बन। आगे देखें, अब यहां से देखें तो 2,5, यहां से मैं बोला था कि औदत होगी तो 8 में से घटा कर लेनी है, तो 8 में से 5 जाएगी 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, एक एक पैटर्न चलने लगता है। तो आपको यह आयन ध्यान रखनी होगी, ठीक है, याद करनी होगी। उसके बाद देखें अगला, इसमें देखें सोडियम का, तो सोडियम का देखें तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी, इसकी संयुक्ता हो जाएगी 1। मैग्नीशियम का देखिए अगर तो 2, 8, 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2। एल्युमिनियम का देखें तो 2, 8, 3, ये कितनी हो जाएगी 3। सिलिकॉन का देखें तो 2, 8, 4, ये कितनी हो जाएगी 4। फास्फोरस का देखें तो 2, 8, 5 हो जाएगी। अब यहां से 8 में से घटाना है, तो 8 में से 5 जाएगी 3। उसी प्रकार आगे देखें तो 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, फिर इसका 1, इसका 2। तो यहां मैंने 1 से 20 तक के तत्वों का यहां पर वैलेंसी लिख दिया, आयन लिख दिया। ये बहुत काम आएगी आपके कंपाउंड्स बनाने में। ठीक है, जैसे NaCl से कराया, यानी Na को पता था कि इस पर +1 है और क्लोरीन का पता था कि -1 है, तो ही हम बना पाए आसानी से। तो ये आपकी 1 से 20 तक हुई। ठीक है, अब यहां से ये तो वैलेंसी हो गई। अब इसके पीछे हम देखते हैं इसका आयन, इसका देखते हैं आयन, क्योंकि आयन ही काम करेगी। ठीक है, ये तो वैलेंसी हो गई। अब अगर आयन की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन के पास 1 है, ठीक है, हीलियम 2, इसका तो छोड़िए 0 हो गया। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, तो इसका हो जाए लिथियम का Li+। ठीक है, ये भी 2 क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ये हो जाएगा बेरिलियम 2+। धातु का धन होगा, याद रखना, और अधातु का ऋण होता है। अधातु का इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, 8 में से घटाकर, और जो बाहर होगी 1, 2, 3, 4 वो हो जाएगी धातु। ठीक है, बोरॉन का हो जाएगा B3, जो वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगी। कार्बन C4 भी लिख सकते हैं, लेकिन तत्काल के लिए आप कैटायन लिख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का हो जाएगा, अब 8 में से 5 घटेगा 3, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा -3, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1, अनियन का होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, इसकी आयन हो गई। ठीक है,
उसी प्रकार देखिए सोडियम का, तो आयतन कोष में इतना है तो Na पे हो जाएगा प्लस, उसमें 2 है तो हो जाएगा Mg प्लस, एल्युमिनियम के ऊपर हो जाएगा 3 प्लस, सिलिकॉन को हो जाएगा +4, फास्फोरस का हो जाएगा P5, अब ये 8 में से 5 घटेगा 3, सल्फर का -2 भी लिख सकते इसी प्रकार भी, क्लोरीन -1, आर्गन का 0, पोटेशियम K+, कैल्शियम AA+। ठीक, इसकी बाह्यतम कोष के ही आयन हो जाता है धातुओं के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1 से 20 तक के तत्वों के आयन देखे। आयन बनाए कैसे? वैलेंसी से, संयोजकता से, संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। अब हम देखते हैं इसके लिए और एक चीज जरूरी है, वो है स्पेशल आयन होते हैं बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, कुछ लिख लीजिएगा। बहुपरमाणविक आयन, ठीक है, कुछ है इंपोर्टेंट, आप याद रखिएगा। जैसे पहला है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। तीसरा है सल्फेट आयन। चौथा फास्फेट, ठीक है, फास्फेट। अब इसका प्रतीक देखते हैं कैसा है। हाइड्रोक्साइड का OH-, कार्बोनेट का हो जाएगा CO3-, सल्फेट का हो जाएगा SO4-, PO4-, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पांचवा तो हो जाएगा सल्फाइड, ठीक, अमोनियम, ठीक, इसका क्या हो जाएगा SO4, SO3 हो जाएगा SO3-, और एमोनियम को हो जाएगा NH4+। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट आयन है, 20 के साथ साथ ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, अब आइए हम कुछ यहाँ पर उसका रिवीजन करके यानी कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया NS, ठीक है, Na, इसके पास कितना है भाई +1 है, और यहाँ पर ले लिया मैंने सल्फेट SO4, ठीक है, इस पर होता है डबल-। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि Na धनायन ऋणायन से मिलकर क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में आयन अंतर है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, ठीक है, ऐसे तो बनेगा, लेकिन इस पे 2 माइनस है। तो 2 की स्थिति में हम क्या करेंगे ना कि इसके आयन नीचे लिख लेंगे, Na का यहाँ पर लिख देंगे 1 और इसका लिख देंगे 2, और यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये मिलकर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, वो हो गया Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। उसी प्रकार अगर और देखें तो जैसे मान लीजिए ये हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम पर भी देख कर आए कि 3+ होता है, और ये हो गया SO4-। उसी प्रकार क्या करना है, इसके आयन नीचे लिख देने हैं, 3 हो गया, इसका 2। अगर अलग अलग है तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो यहां हो जाएगा आपके Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी आयन को मिलाकर आप यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, कुछ नहीं करना है, इसका आयन लिख लो कितना है, तो हाइड्रोजन का भी +1 होता है, इसका -1 होता है। ठीक है, ये तो 1 ही होता है। अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, बना देना, सटा देना HCl। ठीक, तो इस प्रकार कोई भी आप धातु ले लीजिए, फिर उसके अधातु ले लीजिए यानी ऋणायन ले लीजिए, बनाते रहिए,
फिर आप इतने सारे बहुपरमाणु के आप किसी भी चीज से लेकर बनाते रहिए, ठीक। OH के साथ पोटेशियम से बनाइए, सोडियम से बनाइए, कैल्शियम से बनाइए, एल्युमिनियम से बनाइए, बहुत सारा तमाम बनेगा, ठीक। उसी प्रकार कार्बोनेट्स के साथ बनाइए, सोडियम का बनाइए, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, सबके साथ बनाइए, ठीक। उसी प्रकार सल्फेट के साथ और फास्फेट और ये बाकी सारी, ठीक। तो आप इससे तमाम से लेके के क्या बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूं जो यौगिक मैं लेकर आया था, ठीक। अब पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। जैसे पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आप यहाँ याद कर लीजिए या वहां बनाना सीख लीजिए। आप याद करते करते समझ जाएंगे कि ये बनता कैसे है, या आप बनाते बनाते सीख जाएंगे कि याद कैसे होता है, ठीक है। आपकी मर्जी, सलाखों पर। तो जैसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये एक अम्ल है, धातु पर गिराने पर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हमारे आमाशय में भी पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को और भोजन को अम्लीय बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र देखो, समझ बनाना है। हाइड्रोजन का हो जाएगा H और क्लोरीन का हो जाएगा Cl। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ये जुड़ेगा किसी चीज से तो नाम इसका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। क्लोरीन का क्लोराइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप याद करते चलिए ध्यान से। अब यहाँ HCl क्यों आ गया, यहाँ पर H2 कैसे आ गया, इसी के लिए तो कब से बात हो रही है। तो हाइड्रोजन पर चूंकि एक ही प्लस होता है, आप देख लीजिए आयन, और क्लोरीन पर भी एक ही माइनस होता है। तो जब दोनों बराबर हो तो सीधा सीधे क्या कर देना है, पास में लेकर बना देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, ये है भाई, इसको आम भाषा में बोलते हैं तेजाब, ठीक। नाम ही से सब डरते हैं, इसका काम भी वैसा ही है। इसका उपयोग आप देखेंगे बैटरी में किया जाता है, ठीक है। बैटरी में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पहले समय में या आज भी सब लुटेरे चोर और भाई ने इसका उपयोग कहीं और कर लेते हैं, ठीक। इसका रासायनिक जो नाम है वो है डाई हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट का अभी बात करके आ रहे हैं, SO4 पे 2 होता है, इसलिए हाइड्रोजन पर एक है तो हाइड्रोजन भी 2 चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा H2SO4, ठीक है। साइंस में एक को मोनो बोलेंगे, 2 को डाई बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, इसलिए 2 को डाई यहाँ पर बोला है। उसी प्रकार है नाइट्रोजन अम्ल, सॉरी नाइट्रिक अम्ल। ये एक अम्ल है भाई, खतरनाक अम्ल है। इसका तो बारूद और बिस्कुट नहीं, विस्फोट और बारूद बनाने में, पटाखा वड़ाखा में यूज किए जाते हैं। ये होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन का हो जाएगा H और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3, ठीक है। एक और मिल गया बहुपरमाणिक आयन, उसी में लिख लेते हैं, ठीक। आप इसे एक जगह कर लीजिएगा। सातवां हो गया नाइट्रेट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, NO3 पर 1 माइनस, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोजन का हो जाएगा H और नाइट्रेट का हो जाएगा HNO3। खूब बढ़िया भाई। हाइड्रोजन पर +1 में, नाइट्रेट पर -2 में। इन नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। और ये तो आप बना भी सकते हैं, पीछे मैंने बनाया, HNO3 हो गया। उसी प्रकार आगे देखिए एसिटिक अम्ल, ठीक। इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक्स, ठीक है, CH3COOH। ये कुछ खास आगे अलग आगे कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार ये तमाम तरीके के क्या है, अम्ल है, ठीक। यहां से आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। यहां से देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास और बुझा हुआ चूना, ठीक। इसे याद कर लीजिएगा, यानी समझ कर याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर सादा नमक,
ठीक है, साधारण नमक। इसे रासायन भाषा में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम का हो जाएगा Na और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। वाह, खाने का सोडा। ठीक है, इसे कब खाते हैं भाई? जब पेट में क्या हो, अम्लीयता बढ़ जाए तो हम खाते हैं। इसे हम साइंस में बोलते हैं, रसायन में सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम को हो जाएगा Na, बाई का H और कार्बोनेट का CO3। यहां हम सोडियम हाइड्रोजन बाई की जगह हाइड्रोजन कर सकते हैं। वाशिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडियम कार्बोनेट, डिकाहाइड्रेट, डी का मतलब 10। ठीक है, 10H2। उसी प्रकार जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, नौसादर ब्लू, ग्रीन, सफेद, लिथाज, गैल्ला, ओजोन। लिचाज नहीं, लिथाज। ओजोन ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई मतलब बोला था 3, O3। O2 की बहन, O2 की बहन। ठीक है, ये है नीला कशिश, ग्रीन, हरा कशिश, सफेद कशिश। ठीक, ये आप इसको ध्यान से एक बार समझ, एक बार, 2 बार, 5 बार, जितनी बार में आए उतनी बार समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से शुरू करते हैं कि जितनी सारी तमाम अब अभिक्रिया आएगी उसे हम रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उसका मैंने यहाँ प्रतीक के माध्यम से लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण। अब यहां से लिखनी है कि जो समीकरण थी वो 2 प्रकार की होती है, रासायनिक और सॉरी संतुलित और असंतुलित। ठीक है, ये खांसी नहीं मानेगा, आज क्लास हम रहने देते हैं।